नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास। बिंदास में आज हम सामाजिक संबंधों का, एक व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों के विषय पर आज का बिंदास लेकर आए हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं चैनलों पर देख रहा था कि पत्नी ने पति की हत्या की और एक ही बुलेटिन में 4 ऐसी घटनाओं को बताया जा रहा था। आज सवेरे देखा कि एक बेटे ने पिता की हत्या की। आए दिन हम ऐसे खबरों को पेपर में पढ़ते रहते हैं, टीवी पर देखते रहते हैं, आसपास में सुनते रहते हैं। इसका जब आती हो गया तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसी पे बिंदास करें और आपके साथ, जो कि हम एक मंथन की परंपरा शुरू की रहे, दर्शक और चैनल मिलके हम जो विचार करते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, स्थिति कारण परिणाम तक जाते हैं, उस पर क्यों ना चर्चा हो। और इसलिए आज मैं आपके सामने यह गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं। हमारे यहाँ पर रिश्तों की क्या अहमियत थी। राखी के रिश्ते, जिसको कच्चे धागे के रिश्ते हम कहते थे, लेकिन जो मजबूत माने जाते थे, आज वो रिश्ते इतने कमजोर हुए हैं कि किसी मुंह बोली बहन की राखी के रिश्ते तो छोड़िए, सगी बहन की भी कुछ स्वार्थ के लिए हत्या हो रही है। माँ बाप, कोई रिश्ता मजबूत है या नहीं, ये जब सवालिया निशान हो रहा है तो उस पर मंथन होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए, सबने मिलकर करना चाहिए और अच्छे नीयत के साथ कहीं पर सॉल्यूशन के लिए पहुंचना चाहिए। और इसलिए आज का बिंदास अगला 1 घंटा हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे रिश्तों की डोर क्यों कमजोर हो रही है, क्यों कड़ियां टूट रही है और क्यों ये सब कुछ बिखर रहा है। पहले विस्तार से मुद्दा। महत्वाकांक्षा के चलते अपने भाई बहन, पति पत्नी और तो और अपने माँ बाप का खून बहाने में लोगों को हिचक नहीं हो रही है। आज समाज का प्रारूप बदल गया है। रिश्तों की गर्माहट खत्म होती जा रही है। संयुक्त परिवार का चलन खत्म होने के साथ ही रिश्तों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। जी हाँ, आखिर हमें डर क्यों नहीं लगता? हमारे भीतर कानून का डर खत्म हो गया है या आगे बढ़ने की होड़ में हम रिश्तों को पीछे छोड़ रहे हैं? कुल मिलाकर विकास की अंधी दौड़ में हम अपने सगे रिश्तों को नहीं बख्श रहे। ऐसा ही कुछ राजधानी में हुई आपराधिक घटनाओं के खुलासे में सामने आया है। संपत्ति के लिए सगे भाई ने अपनी बहन की नृशंस हत्या कर दी। ऐसा ही एक और मामला कुछ दिन पहले आया, जिसमें संपत्ति के लालच में सगे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी की हत्या कर दी। अब तो आए दिन ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं जिसमें अपने ही अपनों का खून बहा रहे हैं। ऐसी घटनाओं ने मानवीय रिश्तों को शर्मसार किया है। महत्वाकांक्षा के चलते अपने भाई बहन और तो और अपने माँ बाप का खून बहाने में लोगों को हिचक नहीं हो रही है। आज समाज का प्रारूप बदल गया है। रिश्तों की गर्माहट खत्म होती जा रही है। संयुक्त परिवार का चलन खत्म होने के साथ ही रिश्तों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। ऐसा निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग में ही नहीं, बल्कि उच्च वर्ग में भी हो रहा है। शीना बोरा हत्याकांड भी इसका बड़ा उदाहरण है। शीना बोरा हत्याकांड में हर दिन कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। जिस तरह से शीना हत्याकांड में खुलासे हुए और एक मां का चेहरा सामने आया, वो बेहद विभत्स था। महत्वाकांक्षा के चलते एक मां अपने ही बच्चों से अपना सही रिश्ता छुपाने को मजबूर हो गई। अपनी आलीशान जिंदगी पर आंच न आए, इसके लिए उसने अपने ही बच्चों को अपना भाई बहन बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। ऐसे खुलासों के बाद स्वाभाविक है कि हम ऐसा महसूस करने पर विवश हो जाते हैं कि मानवीय रिश्तों की जमीन दरक रही है। इससे ये तो साफ है कि अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे और समाज को दिशा देने का दावा करने वाले लोग भी पैसा, पद, प्रतिष्ठा और चमक दमक वाली जिंदगी के मोह में इस कदर अपना आपा खो सकते हैं कि उनकी मानवीय संवेदनाएं कुंद हो जाती हैं। ये सच है कि चमकती दुनिया के पीछे संवेदनहीनता का गहरा अंधेरा पसरता जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पत्नी धन के लालच में या फिर दूसरे किसी मोह में पति की हत्या करवा रही है। सन 2016 में ही पत्नी द्वारा पति की हत्या के 70 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं बहन भाई का खून कराने पर आमादा है, सिर्फ संपत्ति के लिए। 7 फेरों का रिश्ता आज इतना नाजुक हो गया है कि उसे टूटते हुए समय नहीं लग रहा। बेटा आज उसी बाप को मौत की नींद सुला रहा है जिसके कंधे पर बैठकर उसने दुनिया देखी थी। आखिर ऐसा क्या हो गया हमारे आधुनिक समाज को जो हमारे रिश्ते इतने कमजोर हो गए? क्या आधुनिकता की आंधी में हम अपनी जड़ों को भूलने लगे हैं या फिर हमारी जड़ें ही इतनी कमजोर हैं
जो कुछ घटनाओं से प्रभावित होने लगी हैं? ये सवाल आज हम सबके सामने है और इसी चर्चा को हमें आगे बढ़ाना है। जब पत्नी पति के साथ 7 फेरों का बंधन बांधती है, जब 7 फेरे लेती है, जब जन्मों जन्मों के लिए उसके साथ रहने की बात करती है, अचानक क्या हो जाता है कि उसकी वो एक षड्यंत्र के तहत हत्या करती है, पराये मर्द के साथ हत्या करती है। और कितनी निष्ठुरता के साथ, कितनी क्रूरता के साथ उसके देह को छिन्न विछिन्न कर कर फेंक देती है। कितनी घटनाएं, टुकड़े करके बोरी में भरने से लेके, बेड में भरने से लेके, कितनी खबरें आप आए दिन पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आसपास में देखते रहते हैं। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता और इसी कारण मैं सुदर्शन पर क्राइम के शो भी नहीं चलाता। लेकिन ये समाज में घट रहा है, हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है ये जानना ही केवल जरूरी नहीं, इसे कैसे रोकना है ये भी जरूरी है। इसलिए अगले घंटे तक हम इसकी स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय की दिशा में बात करेंगे। अभी हम कुछ कॉलर को लेंगे, फिर हमारे साथ कुछ विशेष जानकार अतिथि भी स्टूडियो में मौजूद है, उनके पास चलेंगे। पहले कुछ कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जी बिल्कुल। क्या कहना है आपको? जी, परिवार को तोड़ने में समलैंगिक का कारण है। फिल्म पत्रकारिता को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जो समलैंगिक को शायद बढ़ावा देते हैं वो खुद इस कारण, जैसे करण जौहर, अर्णब गोस्वामी आदि, ये सब बढ़ावा देते हैं अपना पार्टनर ढूंढने के लिए शायद। धन्यवाद। सामाजिक जो विकृति आई है, एक विकृति पर इन्होंने शुरुआत की है। तमाम ऐसी और भी कारणों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, सीमा गुप्ता है, मनोज शर्मा जी है, दोनों सामाजिक कार्यकर्ता है। इस साहित्य से लेकर तमाम विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। सीमा जी, इस चर्चा पर क्या कह के आप शुरुआत करेगी? देखिए, मैं कवित्री हूँ और मैं अपनी बात इन लाइनों के साथ कहूँगी कि आओ बैठकर करे चिंता इस ओर दोस्तों, पड़ रही क्यों रिश्तों की डोर कमज़ोर दोस्तों। और जब से ये रिश्तों में राजनीति आ गई है, प्यार ने है अपनेपन तक को खा गई है। और जिस तरह से दिलों में लालच पल रहा है, धीरे धीरे ये सर्प हर रिश्ते को निगल रहा है। और जब तक माँ पैसे देती है प्यारी लगती है, वरना तो उसकी 2 रोटी भी भारी लगती हैं। अब बहनें भी कहाँ भाई का प्यार चाहती हैं, राखी के बदले वो महंगा उपहार चाहती हैं। पति पत्नी के मध्य कहाँ विश्वास पलता है, छोटी छोटी बातों पर एक दूजे को छलता है। वो जो बच गया ज़मीन का टुकड़ा जरा सा, भाई हो गया भाई के खून का प्यासा। अपनों में पराईपन का दंश झेल रहे हैं, रिश्ते आपस में खून की होली खेल रहे हैं। आओ जाने कारण और उसको नेस्ता नाबूद करें और आगे बढ़ें, आकर रिश्तों को मजबूत करें। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल हम एक एक करके आपके पास भी आएंगे। सबसे पहले चलते हैं मनोज जी। मजबूती बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास दोबारा आते हैं मनोज जी। भाई, मेरे हिसाब से जो हमारे संस्कार थे, बुजुर्गों का सम्मान करना, युवाओं को प्यार करना, बहुओं को अपनी बेटी के समान समझना, बहन का घर में आदर करना, बेटी को बताना कि ससुराल में वो जाती है तो वो किस तरह से अपने लोगों का सम्मान करे, उनका साथ व्यवहार करे। इस चीज़ की कुछ पाश्चात्य संस्कृति ने इसमें और कुछ कमी लाई है इसमें, जिससे ये लोग अपने संस्कार की ओर ना मुड़कर पश्चिमी देश तो इस तरह और जा रहे हैं, और हमारे जो भारतीय मूल धारा है वो इस ओर से विकृत होती जा रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, ठीक है। क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो। हम कॉलर को कहेंगे कि इंस्ट्रक्शन को आप प्रॉपर सुने और फॉलो करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी। ग्लोबलाइजेशन और ऐसा वेस्टर्न कल्चर की वजह से हमारा कल्चर स्पॉइल हो रहा है। और आजकल की महिला सिर्फ भगवद गीता और रामायण के पाठ पढ़ेंगे तो अच्छा थिंकिंग आएगा। That's all I want to say. सीमा जी, पश्चिमीकरण की बात हम कर रहे हैं, खास करके सांस्कृतिक आक्रमण की भी बात हो रही है,
लेकिन क्या हम हमारी संस्कृति को मजबूत रखने में उतने सफल नहीं हुए जितने पाश्चिमात्य लोग अपनी संस्कृति हम पर थोपने में कामयाब हुए? ये भी तो मानना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो शिक्षा का पाठ्यक्रम बदला है वो भी इस चीज़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जिस तरह से बच्चों में एक ये थोप रहे हैं कि वो इंग्लिश, हर चीज़ में अंग्रेजी बोले, इंग्लिश बोले, लेकिन भारतीय संस्कृति की बात हम नहीं करते। स्कूलों में देखा जाए तो अक्सर बच्चों को हिंदी का केवल एक पीरियड दिया जाता है, उसमें भी आप संस्कार की बातें नहीं कर सकते, सिर्फ पाठ्यक्रम ही पढ़ा सकते हैं। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाषा से अभिव्यक्ति आती है जी। और खास करके मातृभाषा से दुनिया ये मानती है, दुनिया के सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि आपकी सबसे अच्छी भावनात्मक अभिव्यक्ति आपकी मातृभाषा अपनी में मातृभाषा में हो सकती है। और वो ना होने के कारण हम स्कूल में जाते थे, फिलहाल तो पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन घर में जितने रिश्ते हमारे व्यक्तिगत जीवन में हैं उनके ऊपर निबंध लिखने के लिए कहते थे कि माँ के ऊपर निबंध लिखो, पहले 4 लाइनों में, फिर 1 पेज में, फिर कहते थे 1000 शब्दों का निबंध लिखो। उससे बच्चा सोचता था माँ के बारे में, उसके रिश्तों के बारे में, गहराई के बारे में, उसके ममत्व के बारे में, उसके प्यार के बारे में, इसके गलतियों को उसने संभालने, सुधारने और भूलने के बारे में वो सब कुछ सोच के फिर वो लिखता था। अब शायद वो माँ उसको नहीं सिखाई जाती, वो माँ उसको पूछी नहीं जाती, क्योंकि मार्क के लिए केवल गुण, केवल मार्क्स के लिए अब परीक्षा देना और स्कूलों में जाना ये बच्चों का लक्ष्य है, और इसलिए बच्चों के सामने ऐसे निबंध नहीं बताए जाते, बल्कि ऐसे भी निबंध बताए जाते थे जिसमें स्कूल के बिल्डिंग का मनोगत या जिस बेंच पर बैठते वो बेंच क्या सोचता है उसके ऊपर निबंध लिखाया जाता था। हमारा जो बुक है या नोटपैड है या वही है उसके बारे में कहा जाता था। तो जो भौतिक वस्तु है उसमें भी एक मन है और वो मन की भी कोई भावना है। इतनी सोच और इतना विशाल विचार करने के लिए जो स्कूलों में कहा जाता है वो बंद हो गया, और इस कारण भी मुझे लगता है कि एक हम संवेदनशील हृदय बच्चों का बनाने में फेल हो गए। मैं देख रही हूँ आज बच्चे केवल मार्क्स के लिए स्कूल जा रहे हैं, गुणों में परिवर्तन करने के लिए या अपने गुणों को बढ़ाने के लिए नहीं जाते। वो जो भी याद करते हैं, जब उनको जो भी दिया जाता है उसका केवल एक उद्देश्य होता है कि उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, उन्हें अपने अंदर गुणों को आगे नहीं बढ़ाना है, सिर्फ एक अंक प्राप्त करने के लिए उनको स्कूल भेजा जाता है। और एक मैं बात करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि पहले जब हम शिक्षा प्राप्त करने जाते थे तो हमारी माता ने ये बताया था कि गुरुजी के पहले पैर छुए। बिल्कुल, गुरुजी कुछ भी कहते हैं तो उनकी बात को आपने फाइनल मानना है, गुरुजी इज फाइनल। अब हम अपने बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो गुरुजी जो प्रोफेशनल हो गए वो कहते हैं घर में इनको कौन पढ़ाता है बच्चों को, तो मतलब अपने दायित्व से वो हटके कमर्शियल हो चुके हैं। कमर्शियल सुन के, हर चीज़ में कमर्शियल सुन के वो जो बच्चे बन रहे हैं वो भी कमर्शियल आ रहे हैं। कमर्शियल आने के बाद ना तो पहले जो बच्चों में शिक्षकों के प्रति अभाव हो गया कि ये कोई अपने तरफ से हमें कुछ दे नहीं रहा है, ये हमारे इस स्कूल ने हमारी फीस बढ़ा चढ़ा कर ली है, हमारे मजबूरी का फायदा उठाया है, कैपिटेशन फी ली है, डोनेशन लिया है, और न जाने ड्रेस से लेके, नोटपैड से लेके, बैग खरीदने से लेके, यहाँ तक कि जूतों के सॉक्स खरीदने के लिए भी स्कूल हमको लूट रहा है। ये भाव जब बच्चों का स्कूल के प्रति निर्माण होता है तो ना उसको मंदिर मानता है, ना उस शिक्षक को गुरु मानता है। मुझे लगता है कि विद्यालयों में हर चीज़ मिल रही है, सिवाय शिक्षा के, सिवाय विद्या के। आप हर चीज़ विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा एक व्यापार के रूप में शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे है। कई मुद्दे हैं, एक शिक्षा पर हमने बहस की, आगे भी बढ़ेंगे। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है? मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहे हैं सर। सबसे पहले मैं आपके साहसी पत्रकारिता के लिए आपको नमन करता हूं, और ये जो रिश्तों की डोर कमजोर होने की बात हो रही है ना, ये सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, हमारे जो शिक्षा पद्धति जो गड़बड़ हो गई है और संस्कारों की शिक्षा नहीं दी जा रही है, अब धीरे धीरे ये अंग्रेजी सभ्यता जो हमारे पर थोपा जा रहा है, यही सब मुख्य कारण है जिसके वजह से आज ये भटकाव देखने को मिल रहा है, रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, हम कहेंगे दर्शकों को कि नए नए मुद्दों पर हम बात करें, नए नए तर्कों पर बात करें। हमें 1 घंटा इस बहस को समग्र तरीके से आपके सामने रखना है। इस कार्यक्रम को देखने वाला ना केवल खुद कन्विंस होगा बल्कि वो और लोगों को भी मार्गदर्शन करेगा। ऐसी चर्चा हमको करनी है। अगले कॉलर, जय हिंद। मैं गुजरात से भवानी भाई बोल रहा हूँ। हाँ। ये जो रिश्तों की डोर कमजोर होने की बता रहे हैं ना आप, हाँ,
हाँ, इसमें आज तक मेरे हिसाब से मुख्य कारण एक गरीबी और दूसरी नशे की आदत, क्योंकि और आगे निकलने की चाहत। आज तक जो सरकारें रही चलिए, है, धन्यवाद। एक मुद्दा बताए, एक कॉलर एक ही मुद्दा बताए, हम एक ही पे परिपूर्ण चर्चा करना चाहते हैं। हम दोनों अतिथियों के पास चलता हूं मैं। सीमा जी, एक गरीबी कारण इन्होंने कहा, मैं तो ऐसा नहीं मानता। मैं तो उल्टा मानता हूं कि रिश्ते अगर मजबूत कहीं होंगे तो गरीबी में ही क्योंकि अभाव में एक दूसरे की आवश्यकता ज्यादा होती है, और केवल आवश्यकता ही नहीं तो वहां पर अपनापन ज्यादा होता है, और इसलिए बहुत लोग गरीबी जो कारण देते हैं, मैं उससे असहमत हूं। बिल्कुल सर, मुझे भी लगता है गरीबों में जितना अपनापन आपको देखने को मिलेगा उतना पूंजी वर्ग में नहीं है। पूंजी वर्ग में जितना पैसा व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है वो उतना ही पैसे के प्रति और भागता हुआ जा रहा है, और कहीं ना कहीं संबंधों से दूर होते जा रहा है। जबकि गरीबों में एक संतुष्टि है, वो जितना प्राप्त करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आत्मा की संतुष्टि रखते हैं, वह समय को बचाकर रखते हैं संध्या कालीन जब वो अपने घर जाएं अपने परिवार के लिए। जबकि पूंजी वर्ग में ऐसा लगता है जैसे उनके पास समय ही नहीं है अपने परिवार के साथ व्यतीत करने का। मनोज जी, गरीबी में अक्सर ये होता है कि घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा पढ़ लिख कर संपन्न हो जाता है और 2 भाई गरीब रह जाते हैं, तो वो जो 2 भाइयों में कंपटीशन आता है कि हमारे बच्चे को पढ़ना चाहिए, सरकार को ये देना चाहिए, सरकार को ये नहीं देना चाहिए, वो जो आपस में टकराव आता है गरीबी में भी, वो टकराव भी हमें रिश्तों की तरफ लेके जा रहा है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा कुछ। क्योंकि एक बालक को तो पढ़ा जाता है, गरीब आदमी एक बच्चे पे पूरा खर्च कर जाता है, बाकी 2 बच्चे उसके अनपढ़ रह जाते हैं, उसमें से उसकी लड़की भी हो सकती है। अपवाद की स्थिति है, यह सार्वत्रिक स्थिति नहीं है। सार्वत्रिक तो सबके लिए गरीब के घर में ज्यादा प्रयास होता है या रिश्तों की मजबूती ज्यादा होती है। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ, रणबीर शर्मा बोल रहा हूँ बोईसर से। बोलिए। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे हिंदुस्तान के 3 नाम हैं, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। अच्छा, इसमें क्या है कि इंडिया बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहता है, जो आज भी उनके रिश्ते मजबूत है। लेकिन ये इंडिया की जो कल्चर ले की चक्कर है, इंडिया जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, उन लोगों ने क्या किया कि जो हमारी कांग्रेस की जो नीतियां हैं, ये सिर्फ वोट बैंक को लेकर की गई, जिससे हमारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। विद्या जो है वो रही नहीं स्कूल में, वो सिर्फ एक आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे, चापलूसी के अलावा विद्या है ही नहीं आज स्कूलों में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? रणबीर शर्मा बोल रहा हूँ बोईसर से। धन्यवाद। रणबीर शर्मा बोल रहा। ये मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा कॉल है, अगर विश्लेषण करने के लिए अब तक का सबसे अच्छा कॉल है कि हम अगर इसका वर्गीकरण करें तो इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, इन 3 स्थितियों को हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में आज भी रिश्ते मजबूत है, और इसी कारण हमारा समाज, हमारे परिवार व्यवस्था और ये देश, उसके संस्कार सब कुछ टिके हुए हैं। भारत डगमगा रहा है क्योंकि सबसे बड़ा आक्रमण उसके ऊपर इंडिया कर रहा है, और इसलिए आपको तय करना है कि आपको कहाँ रहना है, किस युग में रहना है, किस विषय के साथ रहना है, किस परिचय के साथ रहना है। हम जरा कारणों पे भी और नजर डालते हैं। देखिए, आधुनिकता की आंधी में रिश्ते पीछे छूटते हैं। हर किसी को आधुनिक दिखने का शौक चढ़ा है। आधुनिक बनने के फेर में हम अपने रिश्तों की बलि चढ़ा रहे हैं। युवाओं को परिवार से अलग रहना अच्छा लग रहा है। एकल परिवार का बढ़ता चलन, आत्मनिर्भरता का दंभ हो या फिर पति पत्नी का एक दूसरे के माँ बाप की इज्जत ना करना हो, ये बातें परिवारों को तोड़ रही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि रोजगार और आजीविका भी लोगों को परिवारों से दूर रहने को मजबूर कर रही है। रिश्तों में विश्वास की कमी, छोटी छोटी बातों को लेकर विश्वास में कमी आ रही है। अगर रिश्तों में विश्वास ना हो तो रिश्ता ज्यादा दिन तक अच्छा नहीं चल सकता। ऐसे में विश्वास को बनाए रखना जरूरी है। अति महत्वाकांक्षा रिश्तों की बलि लेती है। लोग पैसों के लिए, पद के लिए और संपत्ति के लिए इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि अपने रिश्तों को भी तार तार कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास नहीं है कि रिश्ते सभी संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। रिश्तों में अहंकार दरारों को बढ़ाता है। आज हम रिश्तों की ऐसी नींव रख रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे माहौल और परिवार में बच्चे रहेंगे वो वैसा ही माहौल तैयार करेंगे। लेकिन आत्मनिर्भरता ने हमें इतना अहंकारी बना दिया है कि हम रिश्तों की ही कद्र नहीं कर पा रहे हैं।
हमारे साथ प्रोफेसर नीलम राठी जी भी अभी कार्यक्रम में देरी से थोड़ी जुड़ी है। हम उनकी पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। नीलम जी, रिश्तों की डोर क्यों कमजोर हो रही है? मुझे लगता है कि रिश्तों की डोर कमजोर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण अति महत्वाकांक्षी होना तो है ही। जहाँ तक शिक्षा नीति की बात अभी एक कॉलर ने की, मुझे लगता है कि शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक कुछ देते नहीं हैं। अगर हम पहले देखें पूर्व समय में, जबकि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं था, तब ये था कि हमारे समाज का हर वर्ग का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता था, एक ही साथ उठता बैठता था, खाता था। उससे समाज एक सूत्र में गुंथता था, एक साथ बढ़ता था। लेकिन अब क्या है, जैसे कि स्कॉलर ने भी बताया, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, ये वर्ग बिल्कुल अलग थलग हो गया है। एक वर्ग का दूसरे के साथ तालमेल खत्म हो गया है। एक वर्ग का बच्चा दूसरे बच्चे के साथ बैठता नहीं है, साथ खाता पीता नहीं है, तो एक रिश्ता वहाँ से बनना खत्म हो जाता बिल्कुल, है। बल्कि रहने के लिए भी कॉलोनियां अलग अलग बन गई, कॉलोनियां अलग हो गई खेलने हैं, के वर्ग ग्राउंड भी अलग हो गए हैं, सब कुछ अलग हो गया। पहले गरीब से अमीर से लेके सब कुछ एक जगह पढ़ते थे, एक जगह रहते थे। बहुत अच्छा, ये भी बहुत मुझे अच्छा लगता मुद्दा है है। कि अगर हमें इन रिश्तों की डोर को फिर से मजबूत करना है तो हमें इस शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें फिर से शिक्षा नीति सबके लिए एक जैसी बनानी पड़ेगी और एक ही जैसे स्कूल बनाने हम पड़ेंगे। शिक्षा पे चर्चा कर चुके हैं काफी हद तक, और दूसरी बात, जहाँ काफी तक देर तक, तो इसलिए अब हम अगले मुद्दों पर चलते हैं। दूसरा अति महत्वाकांक्षा। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। नमस्कार। हाँ मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। बोलिए। और आज के जमाने में आपने जो ये एक आज मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही रेलेवेंट है। और मुझे पहली बार ये लगा कि सुदर्शन चैनल ने पहली बार कोई ऐसा रेलेवेंट मुद्दा उठाया। आप हमेशा देखते रहिए, बहुत उठाते हैं हम। हाँ, पर ये मुद्दा जो है, इसमें जो ये आज आपने मुद्दा उठाया है कि डोर क्यों टूट रही है, इसमें बहुत बड़ा हाथ आप मीडिया वालों का भी है। हम हमारा मत कहिए, सुदर्शन को उसमें मत जोड़िए। सुदर्शन का नहीं है, उसको सब कुछ इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो आप भी कई ऐसे प्रोग्राम दिखाते हैं इसमें कई बार ऐसा लगता है कि समाज टूटेगा, तो कसूरवार आप भी हैं। जैसे कई वो हिंदू मुस्लिम ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, ये तो जो सच्चाई है वो दिखाने के लिए हम आए हैं। जो सत्य है उसको स्वीकारिए, नहीं तो एक दिन आपको कुछ सालों बाद उस सत्य को भी स्वीकारना पड़ेगा। चलिए, खैर, आज के कार्यक्रम के लिए आपने अच्छा कहा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक पर जाते जाते हम आपको बताते हैं कि पहले भी ये दौर आए, लेकिन तब चिंतन हुआ फिल्मों से, गानों से, कैसा बदल गया इंसान। ये गाना हमने बहुत सुना होगा, दोबारा सुनते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में आज हमको अपने खिलाफ, हमारे समाज में फैल रही कुरीति और ऐसे बदलाव के खिलाफ बोलना है जिसमें हम हमारा आसपास और सब कुछ समाया हुआ है। और इसलिए अंदर से बोलिए। आज हम अपने अंदर के शैतान को बाहर निकाल कर बात करें। हम हमेशा देश के दुश्मनों, समाज के दुश्मनों, धर्म के दुश्मनों से बात करते हैं। आज हमें अपने व्यक्तिगत रूप में झांक कर देखना है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जब संघर्ष की बात होती है तब भी कॉलर होते हैं, और जब मन के, खुद के व्यक्तिगत सोच के संघर्ष के साथ भी संघर्ष हो तब भी कॉलर बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। क्या कहना है आपको? आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि आप अच्छे से प्रोग्राम दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप हर परिवार के बारे में दिखाते हैं। तो सबसे अब ये जो आप दिखा रहे हैं, परिवार की जो बातें हैं, अभी मैंने एक चैनल पे देखा था, उसमें दिखाया गया था परिवार के बारे में। तो आज की जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, वो ये चाहती है कि मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा,
तो इसके बाद वो दूसरे को नहीं, माता पिता को, बड़े को, किसी को संबंध नहीं रखना चाहती। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा है, धन्यवाद। बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने कहा है। मैं पैनल के पास चलता हूं, तीनों को इस पर प्रतिक्रिया दे तो अच्छा है कि क्या एकल परिवार जो छोटे होते जा रहे, संयुक्त परिवार बिखर रहे, टूट रहे और परिवार छोटे होते जा रहे, ये उसका बहुत बड़ा परिणाम है? सीमा जी से शुरू। जी हाँ, मुझे लगता है कि एकल परिवार इसका बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह पहले हम दादा दादी के साथ बच्चे रहते थे, वो उसमें संस्कार की बातें डालते थे, वो कई सारे ऐसे गुण उस बच्चे के अंदर उत्पन्न कर दिया करते थे कि वह बच्चा इस संसार में चल के कुछ ना कुछ नया देता था। लेकिन अब एकल परिवार की जो व्यवस्था हो गई है, माता पिता को इतना समय नहीं मिल पाता कि वह अपने बच्चे में कोई संस्कार की बातें डाल सके। बच्चे वो अपने आप, माता अपनी जॉब पर जाती हैं, पिता अपने जॉब पर जाते हैं, बच्चे क्रच में रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि क्रच में रह के बच्चे को किसी भी तरह का कोई संस्कार मिल सकता है। तो इसके लिए कम से कम संयुक्त परिवार होना ज़रूरी है, जहाँ दादा दादी साथ में हो और बच्चे को कुछ नए संस्कार, जो रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे और उनसे रिलेटेड जो बातें बच्चों के अंदर डाली जाती थी, वो एक अच्छे संस्कार बच्चों को मिलते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, जो मुझे लगता है कि आजकल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सब एकल अगर आज परिवार की में रह रहे हैं। आधुनिक जॉब की व्यवस्था के कारण भले ही रोज साथ नहीं रह पाते हो, तो भी जो लिंक है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो जोड़े रखे। जी मनोज जी। एकल परिवार में सबसे बड़ी जो कमी होती है वो संवाद की होती है। आपस में तीनों या चारों जो लोग हैं घर के अंदर, वो आपस में संवाद नहीं कर पाते हैं। सुबह सुबह निकल जाते हैं सभी लोग। पहले क्या होता था कि पति की पत्नी से कुछ कहा सुनी हो गई तो सास ने समझा दिया कि भी ऐसा होता ही है शुरू में, तो उसको समझा के रखती थी, उसको ठंडा रखती थी। बच्चों को कभी माँ से कहा सुनी होगी तो दादा उसको समझाते थे, साथ में खेलते चले जाते थे उसके साथ में, तो पोते को समझाया करते थे। इस तरह से चाचा चाची के साथ वो बच्चे खेल लिया करते थे, तो वो भाभी के साथ अपने संवाद किया करते थे। इस तरह से सबकी आपस का संवाद हुआ करता था। वो संवाद आज ख़त्म हो चुका है। कोई भी कोई अचीवमेंट करता है तो बताए किसको, कोई सुनना नहीं चाहता। हर आदमी अपने को ये दिखाना चाहता है कि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ घर के अंदर, वो दूसरे की सुनना नहीं चाहता। इस संवाद की कमी की वजह से उनकी जो हिंसा, वो हिंसा में बदल जाती है। कोई भी बात बहस में बदल जाती है। वो बहस ऐसा रूप ले लेती है जो आज हम इस पे आज चैनल पे बहस कर रहे हैं इसी बात पर कि वो संवाद कहीं भी खत्म हो चुका है, उसको समझाने वाला कोई भी नहीं है। स्वीकार्यता नहीं है, बड़े की बात सुननी चाहिए, हाँ। ये मान नहीं है, ये मान और नहीं। छोटे की भी बात बड़ा बनकर सुननी चाहिए, ये बात ये भी नहीं बात है। सुन, संवाद खत्म हो चुका आपस में। आपस का नीलम। जो संवाद है खत्म हो चुका है, और संवाद की वजह से जो संवाद का गैप है वो खत्म हो गया। मुझे लगता है कि ये इसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि आपस में सब मिल नहीं पाते हैं, संवाद जैसे कह रहे हैं नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। हम देखते थे जब बच्चे संयुक्त परिवार में रहते थे तो मानसिक रूप से वो बहुत ही मजबूत होते थे, और इसीलिए क्योंकि उनको एक दूसरे से लड़ने की, झगड़ने की, एक दूसरे से बांट कर खाने की, एक दूसरे के साथ शेयर करने की आदत होती थी। तो जैसे लड़की शादी होकर जाती थी या लड़का शादी करके बहू को घर में लाता था, तो भी उनको एक दूसरे से भावनाएं शेयर करने की आदत होती थी। अब क्योंकि ये संवादहीनता हो गई, एक दूसरे से शेयर करना वो नहीं सीखते हैं, तो वो कमज़ोर हो रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी छोटी छोटी बात या तो उनकी बात को माना ना जाए, या वो कहीं किसी क्लास में मान लीजिए फेल हो गए या कुछ ऐसी असफलता उन्हें हो जाए, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट इसीलिए बेहद बढ़ रही है। उसके पीछे भी मेन रीजन यही है कि बच्चे एकल परिवार में रहकर मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। और परिवार में सोच की भी बात कही थी। एक पिछले दिनों फिल्म आई थी बागबान, हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में एक ऐसा संदेश था, मैं तो कहता हूं कि किसी आध्यात्मिक ग्रंथ से ये कम नहीं है। फिल्में ऐसी बनती नहीं है, और ऐसी बनी तो समाज के पास जाती नहीं है, लेकिन ये फिल्म जानी चाहिए। उसमें से एक ये संवाद हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं, और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती।
पेड़ की तरह उगती हैं। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं, कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है, तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन मां बाप को प्यार के बंधन में बांधकर भगवान ने एक किया है, उन्हें वो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। पैनल के पास चलते हैं। सीमा जी, मैं तो बस कुछ लाइनें दोहरा सकती हूँ कि आओ फिर से पुराने दिन याद करें, अपने रिश्तों की मजबूत बुनियाद करें, धन से ज़्यादा रिश्तों को मान दें हम, और माता पिता को ईश्वर तुल्य सम्मान दें हम। चलो राजनीति नहीं, नीति प्रीति से काम लें, टूटने ना दे रिश्ता, अपने पन से थाम लें, और हर रिश्ते में नेह का रंग भरे हम। आओ हर एक रिश्ता मजबूत करें हम, न ले जान एक दूसरे पर जान दें हम, प्यार नेह मान और सम्मान दें हम। मुझे लगता है जब ये सारी बातें होंगी तो कोई रिश्ते की डोर ना तो कमज़ोर होगी ना टूटेगी। जो अपेक्षाएं हम दूसरे रिश्तों से रखते हैं वो अपेक्षाएं वो भी हमसे रखते हैं, हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे तभी वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। जो बात हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे प्रति करें, पहले हम वही कर्म, वही कार्य, वही कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति करें। बिल्कुल। नीलम जी, एक प्रोफेसर होने के नाते समाज के इस बदलाव को, दो पीढ़ियों में तो थोड़ा सोच का अंतर रहेगा, वो रहता भी जा रहा है, लेकिन क्या इसकी गति इतनी ज़्यादा हो गई है कि रिश्ते कितने पीछे छूट गए, मुड़कर देखने के लिए समय ही नहीं है? मुझे लगता है इसके पीछे हमारी दिनचर्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि हम एक लंबा गैप ना बनाएं और हम समय समय पर मिलते रहें अपने बच्चों से और बच्चों की फैमिली में जाते रहें, तो उनको अकेले रहने की आदत नहीं रहेगी, उनको भी बच्चों से हमारा जुड़ाव रहेगा। हम ये ना सोचें कि हम रिटायरमेंट होने के बाद ही बच्चों के पास जाएंगे, या बच्चे भी, क्योंकि वो उस अपनी दिनचर्या में ढल जाएंगे, उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी में ढल जाएंगे। अगर हम हर छुट्टी में हम ये बनाएं कि अगर हमारे पास बच्चे नहीं हैं तो हम छुट्टी में उनके पास चले जाएं, बहुत लंबा गैप ना आने दें, और बच्चे भी छुट्टी हो तो उन्हें भी अपने पास बुलाएं। इस तरह से हम एक दूरी ना पनपने दें। रिश्तों में दूरी सबसे बड़ा ठंडेपन का कारण है, जिसकी आदत फिर बच्चों को पड़ जाती है। वरना जो ये फिल्म में गैप अभी फिर कभी बच्चन नहीं कह रहे थे, क्या आज की पीढ़ी इतनी प्रैक्टिकल हो गई है? खास करके मुझे लगता है शहरों के बारे में वो बात कर रहे हैं, मेट्रो के महानगरों के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको माता पिताओं में ज़्यादा रुचि नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो सिर्फ हमें वो उस एक गैप की वजह से है। अगर वो गैप उनके बीच में ना हो तो बच्चे, ऐसा नहीं है सब बच्चे आप कारण और उपाय बता रही है, आप कारण और उपाय बता रहे हैं, लेकिन स्थिति तो ऐसी है ना
स्थिति ऐसी है, हम ही जैसे कुछ अगर हम कुछ इस तरह के काम करें, इस तरह के कॉलेजेस में, एजुकेशन के बीच में या अपने घर में प्रैक्टिकल के उसमें, तो इस तरह की स्थिति उतनी भी भयानक नहीं है जितनी हमें नजर आ रही है। हालांकि स्थिति बढ़ गई है बिल्कुल। और हिंदुस्तान की अगर हम खास करके बात करें तो हिंदुस्तान में ही तो रिश्तों को लेकर इतनी बात होती है। पश्चिम में तो ज्यादातर बच्चे पैदा करने के बाद उसको कोई संभालता नहीं है, ज्यादातर बच्चों को कॉन्वेंट में डाला जाता है और ज्यादातर देशों में बच्चे देश संभालते हैं, वहां पर सोशल सिक्योरिटी में संभाले जाते हैं, क्योंकि बच्चे वहां पर चॉइस के साथ नहीं होते। वहाँ पर उन बच्चों को मतलब ज़्यादातर पश्चिम इसीलिए परेशान है कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर बाय चांस और बाय चॉइस है, हमारे यहाँ बाय चॉइस है, वहाँ पर बाय चांस है, और इसलिए बच्चों को ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पर दोनों के बीच संबंध नहीं रहता। तो वहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर पिता अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को, जीवन के महत्वपूर्ण समय को, अपने आमदनी के महत्वपूर्ण हिस्सों को, खुद को पेट काट कर, खुद के सपने काट कर वो बच्चों को बड़ा करता है, क्योंकि उसके सपने बच्चे बड़ा करे, बच्चे पूरा करे, उसमें वो बचा हुआ उसका जीवन को देखता है। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं देखते क्योंकि पश्चिम के बच्चों को फॉलो करते हैं। अगर आप हिंदुस्तान का बाप आप फॉलो करेंगे तो आपको पश्चिम का बच्चा बनने का अधिकार नहीं, आपको हिंदुस्तानी बेटा बनना पड़ेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय श्री राम। बोलिए। हाँ सुरेश जी, जय श्री राम, आपको बधाई। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है। मेरा एक सुझाव है सर, हाँ, जो विद्यालय और शिक्षालय दोनों का अंतर दूर करने के लिए अनिवार्य नैतिक शिक्षा कर दी जाए। ये अब शिक्षा जगत के माध्यम से हो सकता है। और दूसरा, आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो है सभी कम से कम 24 घंटे में एक बार सामूहिक, चाहे एकल परिवार हो चाहे कोई परिवार हो, सामूहिक भोजन तो करें। और मीडिया जगत में सेलिब्रिटी के द्वारा थोड़ा सा एज करने के लिए कुछ सरकारी कानून बनाया जाए, ताकि आप जैसा चैनल, सभी चैनल को अनिवार्य कर दिया जाए कि थोड़ा सेलिब्रिटी जो अच्छे हैं प्रतिष्ठित, उनके द्वारा हल्का सा एज निकले, कम से कम कि 24 घंटे में एक साथ। हम अभी जो कारणों पे विचार कर रहे हैं, अभी हम काफी मुद्दों पे चर्चा करें, अगले कारण की तरफ बढ़ते हैं। मैं पैनल से डिस्कस करना चाहूंगा। दोबारा सीमा जी के पास चलते। सीमा जी, क्या फिल्में, टीवी सीरियल्स, न्यूज चैनल, इन सब का भी एक बहुत बड़ा बुरा परिणाम हुआ है? देखिए, मुझे लगता है जो आजकल के कुछ सीरियल चल रहे हैं उसमें जिस तरह से आधुनिकता की दौड़ दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं बच्चों पे प्रभाव डालता है। अभी जैसे जो क्लिप हमने देखी बीच में, अगर उस तरह ही पिक्चरें, उस तरह के ही सीरियल आते रहेंगे तो बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे। माता पिता से ज़्यादा, मुझे लगता है विद्यालय से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समय बच्चे टीवी के सामने बिताते हैं, और बहुत सारी बातें जो बच्चे माता पिता की याद नहीं रख पाते वो सीरियल से देखकर उसको याद रखते हैं। ऑडियो विजुअल माध्यम है, उसके अंदर एक ग्लैमर है, ऑडियो है, वीडियो है, संगीत है, अलग अलग कैमरा एंगल है, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको डिलीवर किया जा रहा है, तो नेचुरली उसका एक बड़ा परिणाम होता है। लेकिन ये परिणाम सकारात्मक होने की दिशा के बजाय नकारात्मक ज़्यादा हुआ है। मनोज जी। हाँ जी, असल में पहले जो गीत बनते थे वो शिक्षित होते थे। फिल्में होती थी, राज कपूर जी की मैं देखता था, किसी समस्या को लेकर बनती थी, और जो गीत गाए जाते थे रफ़ी साहब द्वारा, किशोर कुमार द्वारा, वो आज भी हम सुनते हैं तो उसमें कुछ हमें शिक्षा मिलती है। आज गीत होते हैं हनी सिंह जी के, आज गीत होते हैं आंटी पुलिस। क्यों लगाते हैं ऐसे गंदे आदमी को? जी भी मत लगाइए। हाँ, आंटी हनी सिंह जैसे लोगों ने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। दुर्भाग्य आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वो गीत गाते हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, इस तरह से एक जो रिश्ते हैं उनको तार तार करते हैं गानों में। उसी तरह से मैं देखता हूँ ये आज घर में लोग जाते हैं, अगर 5 लोग घर में बैठे हैं तो सब लोग अपना अपना व्हाट्सअप लेके बैठे होते हैं, सब हंस रहे होते हैं पढ़ पढ़ के, लेकिन वो आपस में संवाद नहीं कर रहे होते। तो जो सोशल मीडिया है उसका अच्छाई तो भी है, लेकिन अब वो परिवार को बिखरेने में बड़ी सहायक हो रही है। वो उसी में लगे रहते हैं सोशल मीडिया में, सारे फेसबुक में, व्हाट्सअप में, और वो उनमें क्या क्या साहित्य जा रहा है ये भी नहीं पता चलता, उसमें कौन सा साहित्य जा रहा है ये भी नहीं पता चलता। हम टीवी की फिलहाल बात कर रहे थे, टीवी फिल्मों की। हाँ, टीवी फिल्मों में क्या है, जो शिक्षा मिलती थी, आज आप कोई सी फिल्म देखिए, गाना कौन सा कहाँ पर आ गया, कौन सा मैसेज कहाँ पर आ गया, ये पता ही नहीं है। पहले के जो लोग होते वो शिक्षा पहला तो होता था, लेकिन क्या नीलम जी आप ये मानती है कि एक षड्यंत्र पूर्वक भी, क्योंकि हिंदुस्तान को अगर अपना बाजार बना के रखना है, उसको मानसिक आर्थिक दृष्टिकोण से गुलाम बना के रखना है, तो उसकी सोच को
एक चौकट में बांधना पड़ेगा या उसकी दिशा को भ्रमित करना पड़ेगा, तभी तो उसको गुलाम बना के रखा जा सकता है। और इसलिए बड़े पैमाने पर टीवी सीरियलों फिल्मों का उपयोग होता है। मुझे लगता है आपकी बात सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता ये जिस तरह के कार्यक्रम आ रहे हैं इन्हें देखना पसंद करती है। अगर इन्हें देखना पसंद करती तो मुझे नहीं लगता कभी खुशी कभी गम, हम साथ साथ है और इस तरह की जितनी भी भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित फिल्में थी वो सुपर डुपर हिट होती। इसलिए ये कहकर कि दर्शकों को ये पसंद है, ये गंदा कूड़ा कचरा हमारे देश में हमारी जनता को दिखाया जा रहा है, वो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय मानसिकता को कमजोर करने के लिए दिखाया जा रहा है। वरना आज भी हमारे जो भारतीय मूल्य हैं उन्हें ही हम देखना पसंद करते हैं और उसके अलावा अगर आ रहा है तो लोग देख लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया तो खैर खराब कर ही रहा है। सोशल मीडिया में उस तरह से क्योंकि कोई कंट्रोल भी नहीं है, इसलिए उससे जरूर हमारी जनरेशन बिगड़ रही है। लेकिन ये जो हमारे टीवी चैनल्स हैं या फिल्में हैं टीवी में दिखाए जाने वाले परिवार ना हमारे हैं ना हमारे आसपास के हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो स्थिति पैदा हुई है घर में कोई अच्छा काम छोड़कर या आपस में बात करना छोड़कर टीवी से सुनना हम पसंद करते हैं। और वो जो वर्चुअल कनेक्शन टीवी के साथ बनता है वो आपके अंदर मानसिक परिणाम करता है। और इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नुकसान, जितना नुकसान 1000 साल के 1200 साल के गुलामी ने नहीं किया, उतना नुकसान पिछले 25 साल के टीवी के इंडस्ट्री ने किया है। इस पर हमको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम जरा परिणामों पे और भी नजर डालते हैं कि क्या परिणाम है। देखिए, भारतीय सभ्यता की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। वैसे तो भारतीय सभ्यता इतनी मजबूत है जो कुछ घटनाओं से कमजोर नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी ये घटनाएं भारतीय सभ्यता को दागदार कर रही हैं, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे सदियों पुराने पवित्र रिश्तों पर हमला कर रही हैं। भारतीय परिवार बिखरने लगेंगे। भारतीय समाज की सुंदरता है हमारा पारिवारिक जीवन, जिसकी मिसाल दुनिया में दी जाती है। दुनिया हमारे पारिवारिक रिश्तों की सुंदरता पर खोज करती है। भारत के पारिवारिक रिश्तों को पहचान बनाकर लोग दुनिया में अपने रिश्तों को बचा रहे हैं। युवाओं में आदर्श कम होते चले जाएंगे। युवा परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिता रहा, इसलिए पारिवारिक आदर्श युवाओं से दूर हो जा रहे हैं। जब युवाओं में पारिवारिक आदर्श नहीं होंगे तो वो अपने पारिवारिक रिश्तों को भी सही से नहीं सहेज पाएंगे। शोहरत और पद पाने की अंधी ललक बढ़ती चली जाएगी। आज शोहरत पाने का कुछ लोगों को ऐसा जुनून चढ़ा है जो परिवार और रिश्तों को कमजोर कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग शोहरत पाने के लिए अपने हर रिश्ते को भूल रहे हैं। ऐसे में परिवार दूर होते चले जा रहे हैं। देश में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगेगी। आज जब खबर आती है कि पत्नी ने पति की हत्या करा दी, बहन ने भाई की हत्या कराई, तो सुनकर ही दिल दहल जाता है कि आज हमारे समाज को क्या हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ अपराध होते थे, लेकिन कभी रिश्ते तार तार नहीं होते थे। कुछ उपाय भी देख लेते हैं। महिलाएं परिवार को सहेजने में आगे आए। महिलाएं परिवारों को एक धागे में बांधकर रखती थीं, लेकिन अगर महिलाएं ही परिवारों को तोड़ने लगेंगी तो फिर परिवारों को बचाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे परिवार में महिलाएं ही पारिवारिक रिश्तों को निभाने के लिए सभी का नेतृत्व करती हैं। रिश्तों को सम्मान की नजरों से देखा जाए। रिश्ते हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर रिश्ते टूट गए तो हमारा पारिवारिक ढांचा भी चरमरा जाएगा। हर रिश्ता तभी तक मजबूत है जब तक उसे सींचा जाए। जिस दिन रिश्तों पर ध्यान देना बंद कर दिया जाता है, उसी दिन रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है, और फिर एक दिन ये दरार इतनी बढ़ जाती है कि इसे भरना मुश्किल हो जाता है। बच्चों में आदर्श शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। हम बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर तो बना रहे हैं, लेकिन आदर्श सिखाने में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। इससे हमारे बच्चों में आदर्श नहीं आ पा रहे और वे अपने रिश्तों को सही से नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा परिवार से दूर रहे। बिल्कुल, उपायों की तरफ चलते हैं। कॉलर के पास चलते, उसके बाद पैनल के पास चलेंगे। जय हिंद। सबसे बड़ा मेरे को कारण लगता है कि आजकल बच्चों के पास दादा दादी नहीं होते। और एक मैं फरीदाबाद से जो कॉलर हमारे भाई किए थे ना, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 15 स्टेट से करीब घूम चुका हूँ। वो बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम, लेकिन असल में मस्जिद में ऐसा पढ़ाया जाता है, वो लोग को सिखाया जाता है। चलिए, आज हम उस तरफ नहीं जाते। आज हम बहुत पवित्र विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते अगले कॉलर के पास। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है? बात करना है। चलिए, धन्यवाद। पैनल के पास चलते। मैं तीनों को अपनी एक एक उपाय, अंतिम इस कार्यक्रम के आखिर में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या उपाय हो सकता
मैं तो अपनी लाइनों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अपनों को जरा सा मना कर रखिए और सभी से एक प्यार के रिश्ते बना कर रखिए। रिश्तों की डोर को यूँ ना टूटने दीजिए, न रूठो स्वयं को, न किसी को रूठने दीजिए। उनका दामन हाथ से ना छूटने दीजिए, किसी को भी अपना रिश्ता न लूटने दीजिए। हृदय में विश्वास का दिया बाल कर रखिए और मजबूती से हर रिश्ता संभाल कर रखिए। मजबूती से हर रिश्ता संभाल कर रखिए। बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए, आपका कहना है मनोज जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो पहले हमारे माता पिता थे वो कहते थे कि 4 आदमी अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे आपको, वो 4 आदमी लोक लज्जा इसको कहते थे। तो बच्चों को वो 4 आदमी का डर कौन सा होता है? 4 आदमी कौन से हैं अपने? 4 आदमी अपनी बहन है, अपनी बुआ है, अपने पड़ोसी हैं, अपने नाना नानी है, अपने दादा दादी हैं और समाज है। ये 4 आदमी हमेशा आपके ऊपर प्रहरी के बन के रहते हैं हमेशा। इन लोगों को आपको अपने घर में बुलाकर बिल्कुल सुख दुख में भाग लेना। स्थिति नहीं रही, उससे कनेक्शन ही नहीं रहा। हाँ, कनेक्शन नहीं रहा। नीलम जी, मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों के मन में संवेदना जगाएं कि अगर वो मनुष्य संवेदनशील होंगे तो वो एक अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छे संस्कार उनमें डेवलप होंगे। बस मनुष्य को मशीनी, अपने बच्चों को मशीनी बनने की जगह एक संवेदना के साथ उनके मन में संवेदना जगाते हुए एक संवेदनशील व्यक्ति बनाएं। उसी से हमारे इन सब रिश्तों की जड़ें भी मजबूत होंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। सारे कॉलर ने भी बहुत अच्छी बात कही और सोशल मीडिया पर सुदर्शन के सारे पेजेस पर भी बहुत अच्छे अच्छे सजेशन सामने आ रहे हैं। मैं आपका आभारी हूँ, आप तीनों ने समय निकाला इस कार्यक्रम में आए। मित्रों, ये प्रयास एक सुदर्शन का आज की इस बिंदास के द्वारा आपके हृदय में हाथ डालने का, एक चिंतन करने का, एक मनन करने का, एक ऐसा मंथन करने का जो अगर हम समय पर नहीं करें तो हमारे जीवन में हम आगे इतने बढ़ जाते हैं कि शायद पीछे मुड़ के नहीं देख पाते, या पीछे हाथ कर कर जो पीछे छूट गया उसको हाथ भी नहीं दे पाए। और इसलिए समय समय पर ये बातें करनी चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए। और चिंतन करने के लिए आज का बिंदास निश्चित तौर पर उपयोगी होगा, ये मुझे लगता है। मशीनी व्यक्ति मशीन ना बने, व्यक्ति संवेदनशील रहे, ये जो अंतिम उपाय यहाँ पर बताया है। आज कॉस्मेटिक के इस युग में महिला सुंदर रहने के लिए बच्चों को दूध, अपना खुद का दूध ना पिलाकर, बॉटल का दूध पिलाकर खुद सुंदर रहने में महत्व देती है, ना उसके वो स्वास्थ्य की चिंता करती है, ना उसकी मनोदशा की चिंता करती है। ये एक तुलनात्मक पश्चिमी सोच का उदाहरण बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या देखने के लिए क्या छोड़ रहे हैं। हमारा ममत्व, हमारी ममता, हमारी आत्मीयता, प्रेम, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये सारे शब्द केवल सुनने और लिखने और पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन में जीने के लिए है। अगर हम ईमानदारी के साथ इन शब्दों को हमारे रिश्तों में जगा रखेंगे तो रिश्ते पेड़ के सूखे पत्तों की तरह नहीं, बल्कि उसके मूल जड़ों की तरह मजबूत और हरे भरे रहेंगे। कुछ समय के लिए हो सकता है कि कुछ पत्ते सूख के गिर भी जाए, किसी सीजन में आते जाए, क्योंकि जीवन में यह बदलाव आना है। लेकिन अगर उसकी जड़ें मजबूत है, गहराई है, तो पेड़ को दोबारा हरे पत्ता आना तय है। हम आशा करते हैं कि हम सबके जीवन में हमारे अपनों के ये हरे पत्ते हमेशा हरे भरे रहे, इसके लिए हमारी जड़ों की दिशा सही हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।